हेलो गाइस। देखो, जब कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग में कॉलेज में एडमिशन लेता है या फिर वो कॉलेज में पढ़ रहा है तो प्रॉब्लम उसको ये आती है कि वो लोग मतलब स्टार्टिंग में अगर इसे बहुत लोग ऐसे होते हैं ना जिनको पहले से बहुत सारी चीज़ें पता होती है। फॉर एग्जांपल कि फ्रंट एंड क्या है, बैक एंड क्या है, मशीन लर्निंग इंजीनियर क्या है, फुल स्टैक डेवलपर क्या होते हैं, डेटा इंजीनियर कौन से हैं। तो बहुत सारे लोगों को ऐसे पहले से इन लोगों को पता होता है। लेकिन अगर मैं खुद अपनी बात बताऊँ ना, मैं जब स्टार्टिंग में एडमिशन लिया था ना, मुझे इन सब के बारे में कोई नॉलेज था ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि जब गया वहाँ पे एडमिशन लिया और मैं NIT त्रिची में जाने के बाद जब मैं वहाँ से MCA मैं कर लूँगा तो मुझे एक कंपनियाँ आएंगी और मुझे लेकर चले जाएंगे। मुझको इसके बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था कि ऐसे ऐसे अलग अलग तरीके के इंजीनियर हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इनके कन्फ्यूजन होता है कि हमें फ्रंट एंड इंजीनियर, बैक एंड इंजीनियर या फिर ML इंजीनियर क्या बनना चाहिए, या फिर उनको इतना आइडिया नहीं रहता। और प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये आती है कि उनको अगर मान लो इन केस कि उन्हें पता है कि फ्रंट एंड इंजीनियर कौन से होते हैं, बैक एंड इंजीनियर क्या है, ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन वो लोग ना स्पेसिफिक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि वो ऐसा सोचते हैं कि फ्रंट एंड इंजीनियर मतलब HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सब सारी चीज़ें हम फ्रंट एंड वाले कर लें तो कंपनी आएंगी और हमें लेकर चले जाएंगी, मतलब उनका प्लेसमेंट फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए हो जाएगा। लेकिन सिनारियो एकदम डिफरेंट होता है। मैं बता रहा हूँ, अगर ना कंपनियां आ रही है, स्पेशली अगर वो फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए आएंगी, तब पर भी इतना समझ लो कि केवल फ्रंट एंड से रिलेटेड चीज़ें नहीं पूछेंगी। उनको पूछना होता है ओवरऑल कोर सब्जेक्ट, डेटा स्ट्रक्चर, उसके बाद DBMS नेटवर्किंग और डेटा स्ट्रक्चर हो गया। डेटा स्ट्रक्चर में भी बहुत सारे टॉपिक हैं। तो ओवरऑल सब कुछ चेक करते हैं। आपका इंटरेस्ट अगर फ्रंट एंड इंजीनियर में है तो बहुत अच्छी बात है, बट इसके साथ साथ आपको क्या ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, उन सारी चीज़ों को आज हम सब लोग डिस्कस करते हैं। देखो, अगर जैसे हम क्या है कि देखो, फ्रंट एंड इंजीनियर हो गया, बैक एंड इंजीनियर हो गया, ML इंजीनियर हो गए, फुल स्टैक इंजीनियर हो गए, उसके बाद डेटा इंजीनियर हो गया। ये मैं कुछ स्पेसिफिक टीम है उसको लिस्ट आउट किया हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इंजीनियर होते हैं और उनका भी डिमांड बहुत अच्छी है। डिपेंड करता है कि कंपनियों में रिक्वायरमेंट कैसा है। तो अलग अलग तरीके के बहुत डेटा एनालिटिक्स वाले इंजीनियर भी होते हैं, ऐसे बहुत सारे इंजीनियर हैं। तो मैं अभी कुछ स्पेशली इनके बात करता हूँ, तो उसी से रिलेट करके आप आगे भी समझ सकते हैं कि। और देखो, मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ फ्रंट एंड इंजीनियर के लिए, ठीक है। फ्रंट एंड इंजीनियर का मैं एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। इसके एग्जांपल से आप लोग और कोरिलेट कर सकते हैं दूसरे से। मेरा कहने का मतलब है, मान लो कोई स्टूडेंट एडमिशन लिया किसी भी कॉलेज में या फिर वो पढ़ रहा है और उसका एम है कि मैं फ्रंट एंड इंजीनियर बनूंगा, बट प्रॉब्लम ये है कि वो क्या है, CSS थोड़ा उसको पता है, HTML पता है, जावास्क्रिप्ट कुछ पता है, या फिर वो और बहुत सारी चीज़ें उसको आता होगा। मैं ऐसा केस मान के चल रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें उनको पहले से पता है, मतलब एटलीस्ट HTML CSS तो आता ही होगा अगर वो फ्रंट एंड के लिए सोच रहा है तो अगर उसने ये सोच रखा है कि हमें फ्रंट एंड में जाना है और मेरी प्लेसमेंट अच्छी हो जाए, तो आपको टारगेट बस फ्रंट एंड से रिलेटेड चीज़ें नहीं करनी है, और टारगेट क्या करना है उसी के बारे में आज आपको बताना है। सबसे पहले देखो, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, फॉर एग्जांपल C और C++ हो गया, तो इन दोनों में मैं अगर आपको चूज करने के बोलूँ कौन सा लैंग्वेज आपको करना है, अगर आप फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट है, मतलब अगर आप BTech के लिए है और MCA के लिए 3 ईयर होता है, और अगर आप MCA के लिए हैं 3 ईयर के लिए, तो आपके पास टाइम काफ़ी है, मतलब 4 साल इसमें है, 3 साल इसमें है, जिसमें आप बेसिक C और C++ दोनों कर सकते हैं। अच्छा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि दोनों करिए, क्योंकि जो बेस है ना, एक अगर आप स्टार्ट कर देंगे C लैंग्वेज का ना, C++ का ना, तो क्या होता है ना, इन फ्यूचर की अगर आपको इससे रिलेटेड चीज़ें मिले, मतलब C या C++ मिला, हालांकि आप उसको बाद में कर लेंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको बेसिक पहले से ही पता होगा, तो आप और अच्छा आप कर सकते हैं। तो आपके पास, अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास 2 साल है, इसमें 1 साल आप छोड़ ही दीजिए, 2 साल कम से कम अगर है, फिर भी इसमें भी अगर कम से कम 2 साल बचा है, तो मेरा मोस्ट रिकमेंड आप लोगों को होगा C++ स्टार्ट करिए, मतलब C++ इग्नोर मत करिए। उसके बाद आपका क्या हो गया, जावा हो गया, और क्या हो गया, पाइथन हो गया। हालांकि अभी देखो मैं पाइथन पे ही काम कर रहा हूँ। तो ये देखो, C++ में आपको दोनों करना है, जावा पाइथन आप ऑप्शनल रख सकते हैं कि दोनों में कौन सा करना है। हालांकि अगर आपके पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा चीज़ें आपको करना अगर कर सकते हैं तो उतना ज़्यादा चीज़ें करिए, इससे आपका ही फायदा होगा। अभी आपके देखिए, जावा हो गया, उसके बाद पाइथन हो गया। अब अगर जावा पाइथन में मैं चूज करने के बोलूँ, तो आपको जो अच्छा लगता है, जो भी अच्छा लगता है, किसी एक को चूज कर लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों ही है। हमें बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एटलीस्ट केवल एक लैंग्वेज तो कम से कम करना ही है। देखो, C++ भी ऑब्जेक्ट है, बट
जावा पाइथन दोनों में से एक ही कर लेना, क्योंकि ये आगे आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर दोनों करते हैं तो बहुत अच्छा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर अब मैं बात करूँ केवल पाइथन के लिए, अगर आप ऐसे इसको समझ सकते हैं किसके लिए, जावा के लिए। मैं पाइथन के लिए एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। अगर आपने जावा चूज कर लिया तो जावा में आपको करना क्या क्या है। सबसे पहले देखो बेसिक से स्टार्ट करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ जावा हो गया, मतलब इंट्रोडक्शन में क्या क्या हो सकता है कि व्हाट इज जावा हो गया, मतलब वाई वी चूज जावा, क्यों जावा, सॉरी जावा नहीं पाइथन, वाई वी चूज पाइथन। उसके बाद इसका इंस्टॉलेशन कैसे होता है पाइथन का, आप लोग यूट्यूब वीडियो देखेंगे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फर्स्ट प्रोग्राम बनाइए इसमें। ऐसे बेसिक में आपको पहले बेसिक में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं पाइथन में। अगर बेसिक से थोड़ा सा आगे चले चैप्टर में जाए तो सिंटैक्स इसका क्या होता है, वेरिएबल क्या होते हैं, डेटा टाइप क्या होते हैं। उसके बाद बेसिक ऑपरेशन, मतलब बेसिक ऑपरेशन जो होते हैं, मतलब ऑपरेटर के थ्रू जो बेसिक ऑपरेशन होता है वो उससे सारी चीज़ें कैसे काम करते हैं, इनपुट आउटपुट कैसे लिया जाता है। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं पाइथन में। आप इसको करिए। अब ऐसे आप लोग जावा में भी कर सकते हैं। अच्छा, अब ये इसमें बस यही चैप्टर नहीं है, इसमें से कंट्रोल स्टेटमेंट हो गया, कंट्रोल स्टेटमेंट में कंडीशनल हो गया, लूप्स हो गए, कंप्रहेंशन हो गया, लिस्ट कंप्रहेंशन आप पढ़ लग सकते हैं, सेट डिक्ट डिक्शनरी जिसको बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं इसमें। अच्छा देखो, केवल वही नहीं रुकना है, उसमें हमको डेटा स्ट्रक्चर में, मतलब डेटा स्ट्रक्चर नहीं, मतलब जो पाइथन के डेटा स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होता है। उसमें लिस्ट होता है, टपल होता है, डिक्शनरी होती है और सेट होते हैं। इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो, इन सारी चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि मोस्टली जो इंडस्ट्री में ऐसे सारी चीज़ें बहुत यूज होती है, तो ये आपको बहुत इस पर अच्छे से काम करना है। उसके बाद आगे अगर चैप्टर जो आएंगे उसमें फंक्शन क्या होते हैं, लैम्डा फंक्शन क्या है, डेकोरेटर क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पाइथन में आप अगर जा रहे हैं, अगर पाइथन में आप कर रहे हैं तो पाइथन में ओवरऑल मैं क्या कर रहा हूँ कि पाइथन के जितने बेसिक है ना, बेसिक आप लोग पाइथन के जरूर से जरूर करिए बेसिक से। और अब देखो, अब मैं एडवांस के लिए आपको रिकमेंड तब करूंगा कि आप पहले बेसिक कर लीजिए। टाइम है आपके पास तो एडवांस में जाइए, नहीं तो एटलीस्ट बेसिक तो करना ही है आप लोगों को। उसके बाद देखो पाइथन में थोड़ा एडवांस में अगर आपको जाने का मन है तो सॉकेट प्रोग्रामिंग कैसे होता है पाइथन में, इस पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। हालांकि देखो सॉकेट प्रोग्रामिंग में ही मैं काम कर रहा हूँ पाइथन के लिए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें पाइथन में है। लेकिन एटलीस्ट आप लोगों को बेसिक पाइथन तो जरूर से जरूर करना है, ठीक है। चलो, अगर आपने एक लैंग्वेज कर लिया पाइथन, ठीक है, एक पाइथन आपने लैंग्वेज कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेटवर्किंग पढ़नी है। अच्छा, ये आपको दिमाग में आ होगा कि अच्छा मुझे नेटवर्किंग में, मैंने तो क्या HTML मुझे CSS करना था, मैंने फ्रंट एंड में मैं काम करना चाहता हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें क्यों पढ़ा रहे हो भाई। मैं बता रहा हूँ क्योंकि देखो HTML CSS जब कभी कंपनी में कहीं किसी जाओगे, किसी इंडस्ट्री में काम करोगे ना, तो HTML CSS केवल बस ऐसे थोड़ा सा पेज डिजाइन का काम नहीं होता भाई। उसमें सर्वर से कैसे कनेक्ट होकर, सर्वर से डेटा कैसे आ रहा है, सर्वर से कनेक्टिविटी करके हम कैसे चीज़ों को लाइव कर रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट कैसे लाइव जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें उसमें काम करती हैं। केवल ऐसा नहीं है कि हम HTML CSS पढ़ लिए तो काम हो गया। तो नेटवर्किंग में अगर आप कितना भी खराब से खराब नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं तो OSI लेयर आपको जरूर से जरूर पढ़ना है, ठीक है। OSI लेयर आपको जरूर पढ़ना है नेटवर्किंग में। अगर आप एकदम बेकार से बेकार नेटवर्किंग पढ़ के जा रहे हैं, फिर भी मैं इतना आपको कम से कम बता रहा हूँ, इतना तो करना ही है। हालांकि आपका 70% तो नेटवर्किंग OSI लेयर में ही खत्म हो जाता है अगर अच्छे से एक्सप्लोर करोगे तो। उसके बाद देखो आपके पास बचता है क्या, DBMS। अब ये भी दिमाग में आ रहा होगा कि भाई मैं तो मुझे काम डेटाबेस इंजीनियर मुझे बनना ही नहीं है, तो मुझे क्यों पढ़ा रहे हो DBMS। देखो कंपनियां जब आएंगी ना, आपसे नहीं बोलेंगे भैया आप HTML CSS कर लो बस आपका काम हो गया, आप आगे फ्रंट इंजीनियर में आपका काम हो गया, आप बस आगे काम करिए। ऐसा कभी नहीं होता। वो जब आएंगी ना तो आपका ओवरव्यू चेक करेंगी सब कुछ, कि इन केस की आपको HTML CSS आ रहा है, इन केस कभी अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी कि आपको डेटाबेस से भी काम करना पड़े, तो हो सकता है कि वो लोग डेटाबेस से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं डेटाबेस से आप लोगों को कम से कम उसके जो थियरी, देखो थियरी पार्ट को इग्नोर मत करना, डेटाबेस में थियरी वाले पार्ट को भी देखना कि कैसे ये काम करता है, कैसे उसमें ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें देखना। और क्वेरी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। क्वेरी और ज्वाइन क्वेरी जो है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है। ज्वाइन क्वेरी को ध्यान से थोड़ा देखना, बाकी और शायद थियरी को भी अच्छे से करना। अब देखो आपने पाइथन पढ़ लिया, आपने नेटवर्किंग कर लिया, उसके बाद आपने DBMS कर लिया, ठीक है, आपने 3 चीज़ें ये कर लिया। अब आपके पास बचता है क्या करने के लिए, आपको बचा है क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब देखो ये भी दिमाग में आ रहा होगा भाई मुझे तो फ्रंट एंड इंजीनियर बनना है, मुझे तो डेटा इंजीनियर बनना है, मुझे डेटा एनालिटिक्स बनना है, मुझे ML इंजीनियर बनना है, तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात क्यों कर रहे हो भाई, क्यों मुझे पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब आप काम करेंगे किसी प्रोजेक्ट में, उस प्रोजेक्ट के लिए कितना प्रोसेसर्स अलॉट हो रहे हैं रन करने के लिए, कितना मेमोरी उसको मिल रहा है, कितना कैसा इन्वायरमेंट उसको देना है,
बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करता है किसी एक प्रोजेक्ट को टिल डिप्लॉयमेंट तक। किसी को एक प्रोजेक्ट को हम डिप्लॉयमेंट तक ले जाने तक हमारा बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो भी हम डिप्लॉय करने के लिए जा रहे हैं उसके लिए इनफ मेमोरी इसमें अलॉट नहीं हुआ है उस सेक्शन के लिए, तो उस केस में हमें मेमोरी को एलोकेट करना है, कहाँ से करना है, कैसे करना है, चीज़ें सारी चीज़ें आप मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम में तो समझ में आएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको करना है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, आपने 4 चीज़ें कर लिया है, एक पाइथन कर लिया, अब पाइथन के अलावा आप जावा भी कर सकते हैं। ये एक करने के लिए तब मैं बोल रहा हूँ जो आपके पास बहुत कम टाइम है, लेकिन अगर आपके पास काफ़ी टाइम है तो दोनों मैं आपको बोलूँगा करने के लिए। उसके बाद आपने नेटवर्किंग कर लिया, डीबीएमएस कर लिया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कर लिया। अब आपके पास बचता क्या है? और कोई और नहीं, अपना है डीएसए। अच्छा, एक चीज़ और बोलते हैं ना एलआईसी में कि ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी, इसके एलआईसी में तो सेम समझ लो। डीएसए क्या है? प्लेसमेंट के साथ भी और प्लेसमेंट के बाद भी। अच्छा, हमको सिखा रही। तो ऐसे ये इसका एक समझ लो, ये ऐसा काम करता है कि प्लेसमेंट के साथ आपको काम करेगा। जब आप प्लेसमेंट में बैठेंगे उस टाइम भी करेगा, प्लेसमेंट के बाद का मतलब इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप कंपनी स्विच करेंगे किसी दूसरी कंपनी, क्योंकि एक कंपनी में रहना है नहीं, आपकी सैलरी 1 लाख पर मंथ है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि मैं 2 साल 3 साल बाद मेरा 1 से 1.5 लाख हो जाए, 2 लाख हो जाए, नहीं सोचेंगे ना। तो अगर आप एक ही कंपनी में करते रह जाएंगे काम कुछ दिन के लिए ना, तो परसेंटेज कितना है? 10 से 20%, कभी कुछ तो 8% दे देते हैं। कोई कंपनी बहुत अच्छी हुई तो 20% तक जाती है, 25% तक जाती है। ये बहुत रेयर में, मतलब बहुत कम ही कंपनियां इतना इंक्रीमेंट करती है। लेकिन आप स्विच कर रहे हैं तो आपको 50%, 100% इंक्रीमेंट हो जाता है, और उससे ज़्यादा भी हो जाता है। ऐसे कोई बात नहीं, 10% से लोग हजार% इंक्रीमेंट किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छी कंपनियां बहुत अच्छी सैलरी देती है आपको स्विच करने पर, बस आप टैलेंट अपने अंदर लाइए, ठीक है। डीएसए आपका हो गया। एक्चुअली मैं डीएसए बस बोल दिया, लेकिन डीएसए ऐसा नहीं कि बस हो गया, उसमें है बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अगर एग्जांपल मैं बताऊं, देखो मैं छोटा ओवरव्यू दे रहा हूं, आप बाद में मैं अभी भी डीएसए भी पढ़ाऊंगा अच्छे से। हालांकि आप अभी के लिए जहां भी आपको समझ देगा, मैं नहीं कहता मेरे चैनल से आप पढ़िए या फिर कहाँ से भी पढ़िए, आपको आना चाहिए। आप चाहे जहाँ से पढ़िए, कोई भी चैनल से आप पढ़िए, बस आपका मेन एम क्या है कि वो आपको चीज़ें आना चाहिए। अब चाहे आप डीएसए यहाँ से पढ़ रहे हैं, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बस आने का आपको आना चाहिए, बस यही मेन आप एम होना चाहिए लोगों का। अब देखो, पहले अगर मैं बात करूँ तो क्या है एरे। अब देखो, अगर एरे में आप जाएंगे ना, तो एरे में ना अनलिमिटेड क्वेश्चन है, ये लिमिट ही नहीं खत्म हो जाएगा आपका, आप करते रह जाएंगे पूरे, आपका एज पूरा खत्म हो जाएगा, लेकिन एरे खत्म ही नहीं होगा। तो करना क्या है एरे में? सबसे पहले देखो, कंपनियां आती है ना, उनका 100 to 200 क्वेश्चन जो होते हैं ना, अगर एरे से मैं बात करूँ, फिक्स होते हैं कि भैया अगर 80 to 90% चांस है कंपनियां आएंगी, तो इसी 100-200 में से कंपनियां वो पूछेंगी। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि एरे से उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करूं, और उस सॉर्ट आउट करके उसको अच्छे से मैं करके पहले से मैं बैठ जाऊं। उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे अब चीज़ों को अपना डेवलप करूं, नए अलग अलग लॉजिक को बिल्ड करूं अपने अंदर, अलग अलग तरीके से सोचूं, कोडिंग करूं, तो धीरे धीरे आपका ये सही होता चला जाएगा। लेकिन मेरा ये 100 से 200 वाला जो है, इसको पहले मुझे सिक्योर करना है। हालांकि आपको अब स्टार्ट में नहीं समझ में आएगा 100-200 क्वेश्चन कौन से ऐसे हैं जो कि ये कंपनियां पूछती हैं मोस्टली। आप स्टार्ट करिए, पढ़िए, टाइम दीजिए, उस पर अलग अलग कोडिंग करिए। उसके बाद फिर आपको मिल जाएगा टैग वाइज कि हाँ ये टैग लगा है, ये अमेजन में पूछा था, ये फ्लिपकार्ट ने पूछा था, ये रेडसिस ने पूछा था, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। तो ये कौन कौन सी कंपनियां पूछती हैं, ऐसा टैग लगा होता है। जीएफजी की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, जीएफजी अगर साइट पे जाओगे तो वहाँ पे होता है, और उस पर और वेबसाइट है जिसपे ऑनलाइन कोडिंग होता है, उसमें भी टैग लगा रहा होता है। तो आपको उस टाइम पता चल जाएगा 100-200 कौन सी क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, आपका एरे होगा डीएसए में, तो डीएसए ने आपने एरे कर लिया, उसके बाद आपको पास क्या है, लिंक लिस्ट आ गया। आप देखो, लिंक लिस्ट में बहुत क्वेश्चन लिमिटेड है, उसमें भी मैं बता रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 200 क्वेश्चन, इतना ज़्यादा है नहीं, 100 होगा बहुत ज़्यादा, जो उससे बाहर क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। अगर आप कर लिए, आपका लॉजिक बिल्ड हो गया, आप दूसरा भी क्वेश्चन बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लिंक लिस्ट आपको जरूर से जरूर करना है। अच्छा, बेसिक जब स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट में तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं पढ़ाऊंगा लिंक लिस्ट ना, ऐसा पढ़ाऊंगा कि ऐसा कोई नहीं होगा जिसको समझ में आए। हालांकि ठीक है, अभी टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन लिंक लिस्ट जो है, देखो CRUD, क्रड मतलब क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये 4 ऑपरेशन होते हैं किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ना। जैसे लिंक लिस्ट हो गया, तो ये 4 ऑपरेशन जरूर करना। मतलब अगर एग्जांपल के मैं एक बता दूं कि लिंक लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे क्रिएट करोगे लिंक लिस्ट को, कैसे उसको रीड करोगे, रीड मतलब ट्रैवर्स कैसे करोगे, पहले एलिमेंट के पास दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवा, ऐसे वहाँ तक कैसे जाओगे। अपडेट का मतलब क्या होता है कि हम चीज़ों को एक इंसर्ट कर दे, डिलीट कर दे, अपडेट सॉरी इंसर्ट नहीं, सॉरी डिलीट नहीं, इंसर्ट कर दें किसी एक पर्टिकुलर नोड पे जाके। और
अब देखो ये डी का मतलब हो गया डिलीट, मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर को कहीं नोट पे जाके डिलीट कर दे। तो ये ऑपरेशन जो आप कर रहे हैं ना, ये किस में कर रहे हैं, लिंक लिस्ट में कर रहे हैं। ठीक है, आपने करंट ऑपरेशन लिंक लिस्ट में कर लिया, और ये केवल लिंक लिस्ट में नहीं करना है कि हमने करंट ऑपरेशन बस लिंक लिस्ट में किया है, क्योंकि देखो जब कंपनी आएंगे, मान लीजिए एग्जांपल सिंपल मैं बता रहा हूं, एक बोल दिया एक लिंक लिस्ट है 1 2 3 4, ये बोलेगा इसको रिवर्स कर दो, ऐसे प्रिंट हो जाना है 4 3 2 1। तो अब बहुत बार क्या होता है ना, बोलेंगे ये फंक्शन एक लिख दो जो कि वो रिवर्स कर दे इसको। तो अगर आपको आता होगा तो आपने फंक्शन लिख के बता देंगे, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है ना, वो बोलेंगे पहले एक लिंक लिस्ट क्रिएट करो, क्रिएट करके फिर रिवर्स करो। तो क्रिएट इसलिए मैं बोल रहा हूं कि करंट ऑपरेशन हर एक डेटा स्ट्रक्चर में आपको आना चाहिए, क्रिएट करके उसके बाद मैं रिवर्स कर रहा हूं। कैसे क्रिएट करना है, कैसे रीड करना है, कैसे अपडेट करना है, आपको अभी के लिए एक्सप्लोर करना है, कहीं से भी करिए, मैं बाद में पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप कहीं से भी करके उसको सीखिए जरूर। अभी देखो लिंक लिस्ट हो गया, उसके बाद आपके पास क्या आ गया, आपके पास स्टैक। अब स्टैक में सेम ऑपरेशन आपको स्टैक में करना है, क्रिएट रीड अपडेट। अब स्टैक को दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक एरे तरीके से, एक लिंक लिस्ट तरीके से। ठीक है, लिंक लिस्ट वे में और एक एरे में, तो ये दो तरीके से हम स्टैक को क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, आपको सब सारी चीजें करनी है। अब स्टैक के बाद क्यू हो गया, सेम क्यू ऐसे भी होता है, एरे से बना सकते हैं, लिंक लिस्ट से बना सकते हैं, और करना क्या है, ये सारे ऑपरेशन करना है, करंट ऑपरेशन, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। क्योंकि मैं सेम बताया ना, वो क्वेश्चन जब पूछेंगे इंटरव्यूअर ना, वो क्या करते हैं, ये जो क्यू है ना, वो क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, पहले बोल देंगे अपने पहले आपको क्या करना है, एक क्यू क्रिएट करना है, क्रिएट करके उसके बाद जो भी वो क्वेश्चन पूछेंगे तब उसमें इंप्लीमेंट करना है, फंक्शन एक कॉल कर दो, फंक्शन में बताओ कि कॉल करके उसमें करना क्या है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको करंट ऑपरेशन आना चाहिए। स्टैक हो गया, क्यू हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, उसके बाद क्या बचा आपके पास, ये मतलब ये तो अभी बेसिक है, अभी बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा देखो क्यू में भी बहुत अलग अलग टाइप के हैं, ऐसे लिंक लिस्ट में बहुत है, आप लोग पढ़िए, एक्सप्लोर करिए, इसको समझिए कैसे क्या चीजें हैं, मैं बस ओवरव्यू आप सबको बता रहा हूं। क्यू के बाद आपके पास आता है ट्री, ट्री में भी बहुत वैरायटी है, इसमें भी ऑपरेशन आपको सेम करना है करंट वाला, ये तो हमेशा ये तो भूलना नहीं है। और ट्री में भी अगर आप जाएंगे, बाइनरी सर्च ट्री हो गया, उसके बाद आपका हो गया बैलेंस ट्री हो गई, और एवीएल ट्री हो गया, रेड ब्लैक ट्री हो गया, बहुत सारी चीजें, इसको आप जाके एक्सप्लोर करिए। और हमेशा आप बार मैं बता रहा हूँ, ये वाला ऑपरेशन तो सारे डेटा सेट में आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, ट्री में हो जाए या फिर क्यू में, स्टैक में, लिंक लिस्ट, किसी में हो गया। ट्री के बाद आपका आता है ग्राफ। अब ग्राफ में भी सेम चीज आपको करना है करंट वाला। देखो अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, अगर आपको एक चीज समझ लो कि अगर ग्राफ से रिलेटेड कोडिंग नहीं आ रही है, ये उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने इस पे करंट ऑपरेशन नहीं किया, ये थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि एटलीस्ट आपको करंट ऑपरेशन तो आना चाहिए ना, क्रिएट करना आना चाहिए, रीड अपडेट डिलीट करना तो आना ही चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अंत में सबसे पहले गिट को पढ़ना है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम को आपको एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। इस रीजन मैं क्यों बता रहा हूँ, जैसे आप लोग अभी इसको इग्नोर कर देंगे ना, मैं बता रहा हूँ ना, फ्यूचर में अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब आप अगर सोच रहे हैं और आपने इंजीनियर आपकी जॉब लग भी गई किसी भी कंपनी में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको ये इस पे काम न मिले, गिट पे काम न मिले, आपको 100% मिलने वाला है। क्योंकि देखो जब कभी भी कोड को हमें लाइव करना होता है, इस सर्वर पे हमें डिप्लॉय करना होता है, उस केस में गिट पे काम करके, गिट पे हमें ब्रांचेस बना के, गिट पे हमें पुश करके डेटा को हमें टेस्ट करके हम तब डाल उसको डिप्लॉय करते हैं। तो गिट आपको आना ही चाहिए। अच्छा गिट आपको बहुत टफ लग रहा होगा, नहीं बहुत ईजी है, मैं इस गिट भी पढ़ाऊंगा बाद में। और लेकिन अभी आप लोग बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत सारे वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप लोग पढ़ सकते हैं अभी के लिए, लेकिन गिट आपको जरूर से ज़रूर करना है। देखो ओवरव्यू मैं ये आपको देना चाहता हूँ कि आप चाहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब में किसी भी सेक्शन में जाइए, किसी भी लाइन में, मतलब मेरा कहने का मतलब कि आप फ्रंट एंड में आइए, आप बैक एंड में जाइए, आप मशीन लर्निंग में जाइए, या फिर आप डेटा एनालिटिक्स में जाइए, आप किसी भी सेक्टर में जाइए। लेकिन जो मैंने आपको बताया है कोर सब्जेक्ट, जो मैंने आपको बताया डेटा स्ट्रक्चर में क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, डीबीएमएस में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। हम मतलब मेरे साथ में भी बहुत ऐसे स्टूडेंट थे ना स्टार्ट में, मतलब बाद में वो लोग चीज़ें समझ गए, हम भी समझ गए कि नहीं चीज़ें क्या ज़रूरी है, मतलब चीज़ें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि सीनियर लोग हमको एडवाइस दिया ऐसे करो, ये सब करो, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, तो हम लोगों ने किया। देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो स्टार्ट में नहीं किए थे, लेकिन बाद में उनको करना ही पड़ा इसलिए क्योंकि कंपनियां जब भी आती हैं वो कभी भी स्पेसिफिक पे नहीं जाती। फॉर एग्जांपल मान लो हम लोगों में एक कंपनी आई थी अर्सेजियम करके, जिसका पैकेज था 43 लाख था, अर्सेजियम करके आई थी। तो जो वो कंपनी आई थी ना, वो स्पेशली आई थी मशीन लर्निंग के लिए वो आई थी स्पेशली। तो देखो वो क्या कर रही थी, उस ओवरऑल उसका मेन चीज़ था ना ऑनलाइन कोडिंग। अच्छा एक चीज़ आपको मैं भूल गया था आपको बताने के लिए, आप लोग ना को ऑनलाइन कोडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बता रहा हूँ, उसको तो करना ही करना है, कोडिंग जरूर करना है। तो उसका मेन फोकस था कोडिंग पे, वो चेक कर रहा था, पाइथन चेक कर रहा था, क्योंकि मशीन लर्निंग पाइथन से ही रिलेटेड है। और अगर कोई स्टूडेंट मशीन लर्निंग में अपना कुछ पहले से काम किया था तो उसको थोड़ा सा उसको एडवांटेज मिला था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कोई मशीन लर्निंग में एकदम अच्छे से उसको आ रहा होगा, सब कुछ उसको अच्छे से काम कर रहा होगा मशीन लर्निंग में, और वो उसको ना ही डेटा स्ट्रक्चर आ रहा है, ना ही ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है, ना ही नेटवर्किंग आ रहा है, तो उसको ले रही है, ऐसा नहीं था। वो सारी चीज़ें ओवरव्यू सब कुछ पूछ रही थी,
अगर आपको मशीन लर्निंग नहीं आ रही है लेकिन आपको पाइथन अच्छे से आ रहा है, आपको आपकी कोडिंग अच्छी है, आपकी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम अच्छा है, तो कंपनियां लेकर जा रही थी क्योंकि उनको पता है अगर कोई स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से वो करा है, उसको आता है, ऑनलाइन कोडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आती है अच्छे से, लॉजिक उसको बिल्ड करने आता है, तो इतना कंफर्म है कि वो कोई भी सेक्टर में जाए, चाहे वो मशीन लर्निंग करे, चाहे वो फ्रंट एंड में जाए, चाहे वो बैक एंड में जाए, सारी चीज़ें वो पढ़ सकता है। उनका माइंडसेट यही होता है। तो आप लोगों को मैं ओवरव्यू यही देना चाहूँगा कि जितना मैंने बताया इतना एटलीस्ट करिएगा, अगर नहीं करेंगे तो बाद में आपको पछताएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे भाई साथ में कुछ स्टूडेंट थे जिनको ऐसे प्रॉब्लम बहुत हुई थी, बाद में वो लोग अपने आप को इम्प्रूव करके फिर से सही वो कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम हुई थी।